आज की क्लास, देखिए आज की क्लास में कुछ एक टॉपिक जो बचे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो भी देखेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, यानी नंबर ऑफ जीरो, यूनिट, डिजिट वगैरह आप सब देख चुके हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले गुणनखंड पे बात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। इसके लिए बेसिकली आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं समझा रहा हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद इसे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 100। अगर मैं इसके फैक्टर निकालना चाहता हूँ, पहली चीज अगर इसके फैक्टर निकालने हैं, अगर संख्या छोटी है तो आप सीधे सीधे ये कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं रूट लेता हूँ इसका तो 10 आ गया। तो 10 से पहले ऐसे सारे नंबर देखने हैं जो इसे भाग कर सकते हैं। तो 10 से पहले अगर आप ऐसे नंबर देखेंगे सारे, तो 1, 2, 4, 5 और 10, ये सारे नंबर वो हैं जो 100 को भाग कर देंगे। इसी तरीके से मैं देखता हूँ, अगर 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। 2 को किससे करना पड़ेगा, 50 से। 4 को किससे, 25 से। 5 को किससे, 20 से। 10 को तो 10 से ही करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हो गए इसके, टोटल 9 फैक्टर हो गए। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको रूट लेना है उसका। रूट लेने के बाद नंबर के ये देखना है उसके नीचे कितने नंबर ऐसे हैं जो इसे भाग कर सकते हैं। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी देख सकता हूं। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी देख सकता हूं। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं, इसे मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर जो फैक्टर बने, 2 की पावर कहां से कहां तक आ रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यानी इन्हीं सभी से आपके फैक्टर बन रहे हैं। अगर आप देखते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ 3 फैक्टर हो गए। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ 3 ये हो गए। इसी तरीके से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 इंटू 3, 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। यानी एग्जाम्पल मैंने लिया है किसी नंबर का। देखिए सारे फैक्टर हो जाएंगे इसके साथ, ये 1, 5, 25, 2, 10, 50, 4, 20 और आपका 100 हो गया। तो ये सारे फैक्टर हो जाएंगे, 9 फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि आप बताइए इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड कितने हैं। इवन फैक्टर किससे बनते हैं, इवन फैक्टर हमेशा इवन नंबर से बनते हैं। यानी सम संख्या, जो आपने देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये आपका इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। इसी तरीके से ये इवन, ये इवन और ये इवन।
तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गए, तो 2 गुणा 3 यानी 6 फैक्टर इवन हो गए। यदि ऑड निकालना है तो ऑड भी निकाल सकते हैं आप। आपने देखा ऑड जो बनेगा ऑड नंबर से बनेगा, 2 की पावर 0 से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये 1 है, ये 3 है, तो 3 फैक्टर आपके ऑड हो जाएंगे, यानी विषम गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, जो नंबर किस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है आपका। इसी तरीके से वो पूछ सकता है सम बताइए कि इनका सम क्या हुआ फैक्टर का। अगर सम बताना है तो देखिए फैक्टर किस तरीके से बन रहा है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इन तीनों का गुणा किससे हो रहा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये हो गया सम ऑफ फैक्टर। यानी फैक्टर्स का अगर सम निकालना है तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, यानी 2 की पावर 0 के साथ तीनों, 2 की पावर 1 के साथ तीनों, 2 की पावर 2 के साथ तीनों, ये सम ऑफ फैक्टर आ गया। अगर वो बोलता है इवन का सम निकालिए, केवल इवन का सम निकालना है तो हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये भी इससे गुणा है, ये भी इससे गुणा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसी तरीके से अगर ऑड का सम पूछता है तो ऑड में ऑड नंबर आता है, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो ये एक बेसिक चीज है, मैंने आपको बिना कुछ करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे आपको सीधा सीधा देखनी है। पहले इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए यही सारी चीजें निकालने के लिए आपका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इन सभी चीजों को। यानी फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं।
तो ये फॉर्मूले लिख सकते हैं आप, सारे फॉर्मूले लिखिए पहले, फिर देखेंगे सेम चीज हम क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए अब इसके अंदर सारी चीजें आ गई हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स पे आएगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन में जो दे रखा है, यानी आपको ये भी दिया जा सकता है ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, औसत पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 99। 30 एक नंबर है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। 30 के अंदर सब चीज आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या क्या आ रही है। देखिए 30 एक नंबर है, NF आपको निकालना है, OF आपको निकालना है, EF आपको निकालना है, SF आपको निकालना है, AF आपको निकालना है और PF आपको निकालना है। ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे, यानी इसी नंबर 30 के लिए सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक एक करके देखेंगे। देखिए सारी चीजों को पहले हम फॉर्मूले से देखेंगे, फिर दूसरी तरीके से देखेंगे। प्रोडक्ट का तो आपको फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे कैलकुलेट करेंगे बड़ा पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसका
फैक्टर करना है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो पी क्यू आर की वैल्यू 111 है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो p प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, पावर में एक एक जोड़ना और गुणा करना है। तो 8 आपका फैक्टर आ जाएगा, यानी टोटल फैक्टर इसके 8 हो गए। अब ऑड फैक्टर की बात कर रहा है अगर, तो देखिए जितने भी ऑड नंबर है यहाँ पर 3 और 5, दोनों की पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना है। तो 4 फैक्टर आपके ऑड आ गए। ठीक है, 4 फैक्टर ऑड हो गए। इसी तरीके से मैं इवन फैक्टर देखता हूँ। इवन फैक्टर के लिए क्या करना है, या तो आप टोटल में से ऑड घटा सकते हैं, ये कर सकते हैं कि इवन को ऐसे ही रखें और ऑड की पावर एक एक बढ़ा दें। इवन की पावर ऐसे ही रखनी है, ऑड की एक एक बढ़ानी है। तो टोटल 8 में से 4 ऑड है, 4 इवन है। अगर सम की बात करें तो ये a हो गया 2, 2 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका 92 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। औसत अगर निकालना है तो देखिए 72 सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालना है तो नंबर की पावर, नंबर क्या है 30 की पावर एनएफ, एनएफ क्या आ गया 8 आ गया, 8/2 यानी 30 की पावर 4 हो गया। तो यानी सेम क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और सेम क्वेश्चन को वैसे भी बना के कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे वैसे भी बना के आपको कैसे करना है। ये आपने फॉर्मूला लगा के किया है, जो फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे थे आपको, ये हटा देता हूं मैं। अब देखिए 30 कोई नंबर है, इसके फैक्टर आपने देखे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर देखा जाए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो 2/2 के ये 4 फैक्टर बन जाएंगे। और इनके साथ एक इसका, एक इसका, 4 इंटू 2 यानी 8 फैक्टर बन जाएंगे। देखिए 2 का कॉम्बिनेशन ये हो गया, 2 का कॉम्बिनेशन ये हो गया, और ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। 4 के साथ ये बनाएंगे आप, ये 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, यानी 2/2/2 का यानी 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब फैक्टर्स अगर आप इवन देखते हैं, इवन फैक्टर किससे बनते हैं, इवन फैक्टर बनते हैं इवन पावर से, यानी 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और ये आ गया आपका 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1।
इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए फैक्टर बन गए आपके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो जो फैक्टर बन रहे हैं आपके 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, पावर 1। तो अगर आप ऑड फैक्टर देखते हैं, ऑड फैक्टर बनेंगे इससे, ऑड पावर से, यानी ये इंटू ये इंटू ये आपके ऑड फैक्टर हो गए। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, यानी ये 4 आपके ऑड फैक्टर हो जाएंगे। दो की पावर 0 ऑड के लिए 2 की पावर 0 आएगा, इवन के लिए 2 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि इवन में जहां भी 2 आ गया तो वहीं इवन हो जाएगा। अगर आप 2 की पावर 1 लेते हैं, चार फैक्टर आपके ये इवन हो गए। इसी में आपसे पूछा जा सकता है, ऑड और इवन हो गया, सम पूछा जा सकता है। सम आपको अगर निकालना है, अगर देखिए आप सम निकालते हैं, सम कैसे निकलेगा, फैक्टर क्या क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये आ गया। इससे आपका सम निकलेगा। और सम अगर निकालना है, जितने भी फैक्टर हैं सभी को इस तरीके से लिखना है, जो जो इस तरीके से तोड़ सकता है। 2 की पावर 0 और 1, 3 की पावर 0 और 1, 5 की पावर 0 और 1। ये एक तरीके से आपकी जीपी सीरीज यूज होगी यहाँ पर। जीपी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए, यदि आर ग्रेटर देन 1 है और आर लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, ये ब्रैकेट में आएगा। अब ये चीज आपने यहाँ यूज करनी है। देखिए 2 की पावर कितनी टर्म है, पहली टर्म हो गई ए, और 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टर्म है, -1 अपॉन 2 -1, 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, जो कि सेम ऐसा आ गया जो चीज ये थी। वो आई कहाँ से है, जो फॉर्मूला आपने लिखा वो आया यहाँ से जीपी सीरीज से, तो ये आपका सम आ जाएगा। सम के अलावा इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, देखिए और देख लेते हैं। सम के अलावा जो चीज पूछी जा सकती है वो ये पूछी जा सकती है, अगर इवन का सम पूछ ले, यानी खाली इवन का सम पूछ सकता है। इवन फैक्टर कौन से हैं, ये वाले हैं, इनका अगर सम निकालना है तो देखिए आपको पता है सम ऑफ इवन, इवन में क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 आएगा, किसके साथ गुणा होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 के साथ, और किसके साथ होगा, 0 और 5 की पावर 1 के साथ। ये हो जाएगा इवन फैक्टर। अगर ऑड पूछता है, ऑड किससे बनेगा, 2 की पावर 0 से, क्या क्या आएगा, 0 और 1, और साथ में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये सारे आपको ऑड नंबर मिलेंगे, उनका सम मिल जाएगा। तो यानी बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखा है चीजें किस
किस तरीके से घूम सकती हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन एक अलग अलग करके नहीं कराया, मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, यानी ये सारे क्वेश्चन जो है आपके अलग अलग फॉर्मेशन में है। हो सकता है क्वेश्चन आपका याद है 30 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, सम निकालिए, ये निकालिए। तो हमने एक ही के अंदर देखा है और उसको दो तरीके से देखा है, या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोनों चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूले वाली भी और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है और उस पर क्वेश्चन घूम भी सकता है। अगला क्वेश्चन जो है ऐसे ही है, देखिए थोड़ा घूमा हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का एग्जाम में मिल सकता है आपको। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके 15 गुणनखंड होंगे। आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। 15 गुणनखंड होने चाहिए। 15 देखिए कैसे बन सकता है। 15 बनेगा अगर ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है, 3 × 5 से बनेगा 15। तो यानी ए की पावर 2 होनी चाहिए और बी की पावर 4 होनी चाहिए, जब जाके आप बना सकते हैं। 2 की पावर 1 जोड़ेंगे 3, 4 के अंदर 1 जोड़ेंगे 5, तब जाके नंबर ऑफ फैक्टर आपके 15 आएंगे। 15 डिवीजर आपको निकालने हैं। 15 के फैक्टर आपने करे 3 और 5। 3 और 5 कैसे बन सकता है, यानी 3 × 5 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर पावर कितनी होगी, 2 होगी और यहाँ पर 4 होगी, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब आपको जो नंबर चाहिए वो छोटे से छोटा चाहिए। छोटे से छोटा अगर नंबर चाहिए तो आपको ए और बी की वैल्यू भी छोटी से छोटी लेनी पड़ेगी। दोनों को सेम नहीं ले सकते और प्राइम नंबर आपको लेना है, तो आप ले सकते हैं 2 और 3, यानी एक की जगह 2 लिख सकते हैं, एक की जगह 3। या तो आप बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का 4, या बोल सकते हैं 2 की 3 का स्क्वायर 2 का 4।
अब क्योंकि उसने ये बोला है कि वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो छोटी से छोटी कब होगी, जब आप ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 की पावर 4 है, इसके अंदर 3 की पावर 4 है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 इंटू 9 आपका 144। तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप रट के चले गए फॉर्मूले नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ के चले गए, क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आपको लॉजिक ही क्लियर नहीं है। 15 फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो 3 इंटू 5 से बनेगा। 3 इंटू 5 कैसे बनेगा, 2 इंटू 4 से बनेगा। जब ये 2 होगा ये 4 होगा। अब ये वैल्यू छोटी से छोटी चाहिए, इसका मतलब ए और बी दोनों की जगह छोटी से छोटी प्राइम नंबर रखना पड़ेगा, जो कि आप 2 और 3 रखेंगे। अब 2 को यहाँ रखना पड़ेगा, 3 को यहाँ, क्योंकि अगर 3 यहाँ रख देंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपका 144 आंसर हो जाएगा। अब आप नोट कर सकते हैं इसे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 540 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 360 के गुणनखंड नहीं है। 540 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 360 के गुणनखंड नहीं है। यानी ये भी हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन और कैसे चेंज हो सकता है। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है। देखिए 2 नंबर है 540 और 360। अगर देखा जाए तो दोनों के गुणनखंड अलग अलग होंगे, फैक्टर्स अलग अलग होंगे, पर कुछ एक फैक्टर्स कॉमन भी होंगे। ठीक है, 2 4 8 9 सब देख सकते हैं, कॉमन है इसके अंदर। तो कुछ फैक्टर्स कॉमन है और कुछ फैक्टर्स कॉमन नहीं ही है। अगर मैं 540 देखता हूँ, 540 को आप लिख सकते हैं 27 इंटू 20। 360 को आप लिख सकते हैं 8 निम 72 72 पंजे 160। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इन दोनों को। अगर मैं दोनों के फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 24 फैक्टर इसके हो गए। इसके आप देखते हैं 4 3 2, 24 ही इसके हो गए। यानी फैक्टर्स तो दोनों के 24 24 ही हैं, पर आपको ये देखना है कि कितने फैक्टर ऐसे हैं 540 के जो इसके नहीं है। यानी कुछ एक फैक्टर ऐसे होंगे जो इसमें कॉमन होंगे। अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करी जाए
तो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे कॉमन पावर से। अगर देखी जाए 2 की पावर कॉमन कितनी है, 2 कॉमन है। 3 की पावर भी 2 कॉमन है। 5 की पावर 1 कॉमन है। तो ये चीजें कॉमन है दोनों के अंदर, तो इससे कॉमन फैक्टर निकलेंगे। आपके कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो 18 फैक्टर्स कॉमन आ गए। यानी इन दोनों के अंदर 18 फैक्टर कॉमन है। यानी इसके 24 में से 18 फैक्टर इसके हैं, इसके 24 में से 18 फैक्टर इसके हैं। तो 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा। फैक्टर बोले या फिर आप डिवीजर बोले, बात एक ही है। तो 540 के 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 360 के नहीं हैं, और 360 के 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 540 के नहीं है। अब आप इसे लिख सकते हैं, इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जिसका इकाई का अंक 5 है। आइए समझते हैं बात को। देखिए, इकाई की संख्या आपको 5 चाहिए। 5 कब आ सकता है, जब वो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई ना हो, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके वो 5 आएगा। ऑड नंबर यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 3 की पावर 0, ये तो चला ही जाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। यानी 5 या 5 की कोई भी घात अगर ऑड नंबर से गुणा होगी तो आपको आखिर में 5 ही मिल जाएगा। पर अगर वो 2 से गुणा होगी या किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी या 2 की पावर से किसी से मल्टीप्लाई होगी, तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा। ये हमने लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट में किया था। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पर, तो यानी ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो 3 की पावर की हो सकती हैं। 5 की अगर आप देखते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 4 कॉम्बिनेशन ये हो गए और 6 कॉम्बिनेशन ये हो गए। तो 4 इंटू 6 करेंगे, 24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 24 संख्या ऐसी होंगी, 24 फैक्टर ऐसे होंगे जिसके इकाई की संख्या आपको 5 मिलेगी। एक बार दोबारा से समझिए बात को। देखिए 5 कब आएगा,
जब 5 की कोई भी पावर ऑड से गुणा होगी तब लास्ट में 5 मिलेगा आपको। और ऑड पॉसिबिलिटी क्या है? 3 की पावर 0 ऑड हो गया, ऑड 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 ऑड। 5 की पावर p यानी 5 की पावर 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3, 4, यानी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक नंबर का 6 कॉम्बिनेशन, फिर 6 कॉम्बिनेशन, फिर 6 कॉम्बिनेशन, फिर 6 कॉम्बिनेशन, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है। तो 24 फैक्टर ऐसे होंगे जिसकी इकाई की संख्या आपको 5 मिलेगी। सौ से कम वह सभी संख्या क्या होंगी जिनके कुल 8 गुणनखंड होंगे। यानी 100 से छोटी वह सारी संख्या बतानी है जिनके 8 गुणनखंड हैं। देखिए इस एक क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका कोई पार्ट आपका पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। देखिए 100 से कम है सभी संख्या बतानी है, इसके 8 डिविजर होते हैं। 8 गुणनखंड का मतलब है 8 आप कैसे बना सकते हैं? 2 इंटू 2 करके बना सकते हैं, या 4 इंटू 2 करके बना सकते हैं। बात एक ही है। यानी इसे आप या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, या लिख सकते हैं a क्यूब इंटू b1। तो दोनों में बात आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये आपको ये कॉम्बिनेशन आना ही कब आएगा? जब ये आप तोड़ेंगे इस तरीके से। अगर मैं देखता हूँ a1 b1 c1,
और मेरे को 100 से कम बनाना है। तो शुरू करेंगे हम 2 से, 2 3 5। देखिए आखिरी नंबर चेंज करते रहेंगे बस। 2 3 7, 2 3 11, 2 3 13, 2 3 17 अगर मैं लेता हूँ तो ये 100 से ऊपर हो जाएगा। 102 ये पॉसिबल नहीं है। यानी इसका मतलब है अब मेरे को ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। ये चीज तो चेंज कर रहे थे, अब ये वाली चीज चेंज करनी पड़ेगी, बीच वाली। तो 3 के बाद चीज चेंज हो सकती है 5, और 5 के बाद जो नंबर आएगा वो 7 आता है। 2 5 7, यानी 70 हो गया। 13 6 78 हो गया। 66 हो गया। 42 हो गया। 30 हो गया। 2 5 के बाद आता है 7 के बाद 11, ये भी आपका 110 हो जाएगा। यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 5 फैक्टर संभव है ये वाले। ये 5 नंबर हो जाएंगे 70 78 66 42 और 30, जिसके 8 गुणनखंड मिलेंगे आपको। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन देखता हूँ a क्यूब इंटू B1, तो 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू 7, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। 2 का क्यूब इंटू 11, 2 का क्यूब इंटू 13 करेंगे, 13 नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि 104 हो जाएगा। इसका मतलब है ये चीज नहीं हो पा रही तो ये वाला नंबर चेंज करो। 3 का क्यूब इंटू 2, 3 का क्यूब इंटू 2 करेंगे, संभव है 54 हो जाएगा। 3 का क्यूब इंटू 5 नहीं हो पाएगा, 135 हो जाएगा। ये हो गया आपका 88, 56, 40, 24। तो ये 5 नंबर ये हो गए। 5 फैक्टर नहीं, 5 नंबर है। 5 नंबर ये हो गए और 5 नंबर से ये हो गए। तो टोटल ऐसी 10 संख्या होंगी। तो ये वो सारी संख्या हैं जो 100 से कम है और जिनके 8 गुणनखंड हैं, यानी जिनके 8 फैक्टर्स हैं। ये सारी वो संख्या मिल गई आपको। देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 8 फैक्टर अगर बनाने हैं तो 8 कैसे बन सकता है कॉम्बिनेशन से। आपने पहले ये देखा 2 बाय 2 बाय 2 से बन जाएगा। उसके बाद आपने देखा 4 इंटू 2 से बन जाएगा। 4 कब आएगा? जब a क्यूब होगा। 2 कब आएगा? जब b1 होगा। यहाँ पर तीनों को 1 रखना पड़ेगा। तो आपको प्राइम नंबर फिट करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन संभव है, तीनों अलग अलग। अब आपको पीछे वाला फिक्स रखना है, आगे वाला चेंज करना है। प्राइम नंबर 5 7 11 13 17, 17 रखते ही ये 100 से ऊपर हो गया, ये कट जाएगा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है पीछे वाली, अब ये चेंज करनी पड़ेगी आपको। 3 की जगह आपने 5 किया। 5 के साथ आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है। 7 लेंगे, 7 लेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर 11 लेंगे तो 100 से ऊपर, ये कट गया। सेम ये चीज आपने यहाँ देखी। 2 का क्यूब इंटू 3, 3 के बाद चेंज किया 5 7 11 13, 13 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला नंबर चेंज करना पड़ेगा। 3 लिया आपने। 3 क्यूब इंटू 2 संभव है। 3 क्यूब इंटू 5 संभव नहीं है। तो 5 और 5 आपके 10 संख्या ऐसी होंगी। यानी ये वो संख्या है जिनके 8 फैक्टर्स होंगे।
तो देखिए ये कॉन्सेप्ट था आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स का, यानी कभी भी गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन का सम, ऑड का सम, एवरेज, ये सब चीज हो गई। इवन का एवरेज भी पूछा जा सकता है, ऑड का एवरेज भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इवन का सम भी निकालना जानते हैं और नंबर भी जानते हैं, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। पर मेरा कहना ऐसा है कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि उसके बाद हमने ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे, तो इसके अंदर आपकी थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी यूज होगी। आगे देखते हैं, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। एग्जाम के अंदर कभी कभार क्वेश्चन आया था, अगर आप पिछले 3 4 5 साल पेपर उठाएंगे तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन शायद मिले आपको। रिमाइंडर थ्योरम का वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन बन जाता है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है। रिमाइंडर आपके यानी शेषफल, अगर कोई नंबर है 43, मैं 8 से भाग करता हूँ तो 8 पंजे 40, बचेगा 3, तो 3 हो गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर आपके 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी हो जाते हैं। दोनों से आपके आंसर सेम ही आता है, आप कोई भी यूज करें। अगर मैं इसे लिखता हूँ 8 6 48, तो बचेगा -5। ठीक है, पहले आपने जो नंबर लिखा था वो इससे छोटा था, अब जो लिखा है वो इससे बड़ा है, 8 6 48 -5, तो ये हो गया इसका नेगेटिव रिमाइंडर। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर यानी शेषफल इक्वल्स टू नंबर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर यानी -5 है, तो 8 -5 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करना है नेगेटिव रिमाइंडर को यानी -5 को, या फिर आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 -5 जो कि 3 बच जाएगा, और 3 ही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर था यहाँ पर। तो ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। रिमाइंडर थ्योरम आपकी ये कहती है, कोई फ्रैक्शन आपकी लिखी है, जैसे मैंने लिख दिया 3 सही 2/8, इसका मतलब क्या है 26/8, और इसका मतलब ये है कि भाई ये 3 बारी में तो सीधा सीधा जाएगी, 2 शेषफल बच जाएगा। तो इस पूरी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2/8, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यानी इसे आपने 26/8 को इस तरीके से लिख दिया, तो यानी ये शेषफल है। कई बार फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे होते हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं काफी जगह। ठीक है, जैसे कि आप इसे भी लिख सकते हैं 5 3/8, ये क्या है, ये शेषफल बच गया आपका। इसी पे बेस आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन
किस किस तरीके से मूव करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 43 इंटू 57, इसको मेरे को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अगर मैं 8 से भाग करता हूँ, रिमाइंडर निकालता हूँ, आप कैसे भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव रिमाइंडर की केवल, 8 पंजे 40 बचा 3, 8 सत्ते 56 बचा 1, तो रिमाइंडर आ गया +3। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव रिमाइंडर की, 8 6 48 बचा -5, 8 8 64 बचा -7, ये कितना आ गया 35 हो गया। 35 को 8 से भाग करेंगे, 3 शेषफल बच जाएगा, यानी +3 आपका फिर से रिमाइंडर बच जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं एक पॉजिटिव लूं एक नेगेटिव, पहले वाले का पॉजिटिव रिमाइंडर लूं अगले वाले का नेगेटिव रिमाइंडर लूं, आंसर तब भी सेम आएगा। पहले का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या था 3 था, दूसरे का नेगेटिव रिमाइंडर क्या था -7 था, यानी -21 हो गया। अगर आप देखते हैं -21 को 8 से भाग करेंगे, -5 बचेगा, -5 का मतलब हो गया 8 -5 यानी +3, तो आपका +3 रिमाइंडर बच गया। तो ऐसा नहीं है ना कि कभी मेरे को, कभी तो मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया कभी नेगेटिव ले लिया, आंसर चेंज हो जाए। कभी भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं, कभी भी नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, पहले को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, पहले को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव, आंसर सभी से सेम रहेगा। काम आपको अपने हिसाब से करना है। अगर मैं पहले को नेगेटिव ले लेता हूँ दूसरे को पॉजिटिव ले लेता हूँ, -5 +1 यानी -5 हो गया, -5 का मतलब 8 -5 +3 हो गया। तो यानी सभी केसेस में आप देखते हैं रिमाइंडर आपका सेम ही रहेगा, चाहे आप वैल्यू कोई सी भी लें, दोनों पॉजिटिव लें दोनों नेगेटिव लें, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, पहले आप यही नोट करिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अब। देखिए जितनी बेसिक बात बताई गई है आपको केवल ये ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको। क्वेश्चन लिखते हैं इन पे। सब में शेषफल बताना है क्या होगा।
आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है मैंने, सीधा सीधा वही लगाना है। अगर इसे 5 से भाग करते हैं तो शेष वाला आपको बताना है क्या होगा। अब आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव यूज कर सकते हैं। अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो 3 शेषफल बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अब आप देखते हैं 4 तिया 12, 12 को 5 से भाग करेंगे 2 शेषफल आ जाएगा, यानी 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 5 से भाग किया 3 बचा, 5 से भाग किया 2 बचा, 5 से भाग किया 2 बचा, 4 तिया 12, 12 को 5 से भाग किया फिर 2 शेषफल बच गया। या फिर आप ये भी कर सकते थे, जैसे यहाँ 4 हो गया, 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, -1, -1 को 3 से करेंगे तो -3, और -3 का पॉजिटिव करना है तो 5 में से 3 घटाया 2 आ गया, तो फिर आपका 2 रिमाइंडर फिर भी आ जाता। 11 से भाग करते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, यानी 10 आंसर हो जाएगा, 10 रिमाइंडर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के ही बन जाते हैं। इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आपके नंबर दिया हुआ है, यानी जो भी नंबर से आप भाग कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मल्टीपल आपको ऊपर बनाना है। ठीक है, जैसे 7 है, अगर आप देखते हैं 7 का एक मल्टीपल ऊपर यानी 8 भी बन सकता है, यानी आपने देखा या तो ऊपर 8 बन जाए तो एक शेषफल बच जाएगा, या ऊपर 6 बन जाए तो भी आपका -1 शेषफल बन जाएगा, या 7 की कोई पावर बन जाए, जैसे 49 होती है तो ऊपर 50 मिल गया तो भी आप +1 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 48 मिल गया ऊपर तो भी आप कहते हैं -1 शेषफल बच जाएगा। तो या तो इस तरीके से बन सकता है, 7 के कोई मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम ऐसा मिल जाए, यानी 7 + 1 यानी 8 बन जाए, या 7 - 1 6 बन जाए। तो आपने देखा 8 या 6 में से कुछ बन सकता है, हाँ 8 बना सकते हैं आप इसे। 2 की पावर 3, इसकी पावर 24, 7 हो गया। इसे आप लिख सकते हैं 8, 8 यानी 7 + 1, ये तो कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 की पावर 24 हो गया, यानी 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। इसको इतना लिखना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि भाई आपको बनाना क्या है। आपको कोई 7 के नंबर के मल्टीपल में एक प्लस या एक माइनस बनाना है। अब वो हो सकता है एक बारी में बन जाए, या हो सकता है कि हायर पावर में बने, जैसे कि ये भी हो सकता है 343 होता है 7 का क्यूब, हो सकता है ऊपर 344 बन रहा हो, या ये भी हो सकता है ऊपर 342 बन रहा हो, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2 की पावर 3, ये 23/7 इंटू 2 की पावर 2। पहले मेरे को इसे 3 की पावर में तोड़ा, 3 की पावर में इसलिए क्योंकि वो 7 से एक बड़ी है, 8 बन जाती है। तो बाकी जो बचा 2 की पावर 2, इसको अगर भाग करेंगे 7 से तो 8 ऊपर है 7 नीचे है, तो एक शेषफल बचेगा, तो एक शेषफल बचेगा, उसको 4 से गुणा करेंगे 4 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी शेषफल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 7 है तो 8 में तोड़ेंगे, 2 की पावर 3, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15, बचा 2। 7 से भाग करेंगे इसे तो एक शेषफल बचेगा, और एक को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 2 आपका शेषफल आ जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बात बताई है, केवल आपको ये देखना है कि 7 के मल्टीपल में एक ज्यादा या एक कम, कई बार 2 ज्यादा 2 कम भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है इस तरीके से, पर कॉन्सेप्ट दिमाग में यही रखना है। ये लिख सकते हैं आप पहले, ये
लिख लीजिए, फिर इसके बाद ये समझाता हूँ। अब इधर देखते हैं। देखिए इसके अंदर अगर देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के हैं। एक बात चीज समझनी है आपको, उसके बाद आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। 67 को अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूँ, केवल आगे वाले नंबर को डिवाइड करना है, क्योंकि पीछे वाला नंबर तो ऑलरेडी छोटा है। अगर वो 66 से बड़ा होता तो आप उसे भी डिवाइड करते। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 66 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1 माइनस 1, आंसर आपका 0 आ जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर हो जाएगा। 67 को मैं 68 से डिवाइड करता हूँ तो बचेगा -1, इसकी पावर 68 -1। -1 की पावर अगर इवन है तो वो 1 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 आपका 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ये 0 रिमाइंडर हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया। 67 को भाग किया 66 से, एक रिमाइंडर बचा और एक आगे लिखा हुआ है, तो 2 आपका शेषफल हो जाएगा। 67 की पावर 68, 67 को भाग करेंगे 68 से तो एक कम है, तो -1 शेषफल बचेगा, इसकी पावर 68 प्लस 1, तो ये भी आपका 2 शेषफल हो जाएगा। नीचे देखते हैं, 67 की पावर 67 को 68 से भाग करेंगे, -1 शेषफल बचेगा, इसकी पावर 67 प्लस 1, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में मिलेगा, +1 यानी 0 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं, 67 को आप 68 से भाग करते हैं, -1, इसकी पावर 67 है, -1 ही आ गया, यानी कितना हो गया, -2। और अगर रिमाइंडर -2 है तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 68 में से घटा देंगे, तो 66 आपका फाइनल रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम में अगर पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है कि फाइनली शेषफल कितना बचेगा, तो 66 रिमाइंडर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इधर 68 से डिवाइड हो जाएगा, 0 बचा क्या, -1, -1 का मतलब है 68 -1, तो 67 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो अभी आप पहले इसे नोट करिए, फिर अगली वैरायटी पे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट देखना है आपको, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जिन पे बहुत ज्यादा समय लगाया जाए। केवल एक बार ध्यान से समझिए और उसमें फिर उस हिसाब से लिखना है। अब आगे देखते हैं, वन 21 क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 110, 2 की पावर 110 को आपको भाग करना है। इसे आप देखते हैं तो ये 9 है, 9 से एक कम बना सकते हैं ऊपर, या एक ज्यादा आप देखेंगे एक कम बना सकते हैं, यानी 8। तो 2 की पावर 3 में मैंने इसे तोड़ा, इंटू 36 की पावर 2, नीचे 9 है, तो ये हो गया 8 की पावर 36, इसे 9
से भाग करेंगे तो देखिए -1 की पावर 36 मिलेगा इंटू 2 की पावर 2, तो आंसर आपका +4 आ जाएगा, यानी +4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो +4 आंसर हो गया इसका। देखिए यहाँ पर आपने देखा 9 था, तो 9 से 1 कम बनाया हमने, क्योंकि 10 नहीं बना सकता मैं 2 की पावर में, 2 की पावर में मैं 8 बना सकता हूँ। तो 8 आपने बनाया, इसे पावर को तोड़ा 3 से भाग करके, 3 से भाग करेंगे 36 बारी में जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, तो 2 शेषफल यहाँ पर आ गया। ये 8 है, 8 का मतलब शेषफल हो गया -1, तो -1 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 2, आंसर आपका +4 आ जाएगा। तो +4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए अच्छा है, 2 की पावर 99/10। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट पे है। अगर मैं देखता हूं, एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं 20 को 8 से भाग करता हूं तो पूछ रहा हूँ शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 शेषफल बचेगा। अगर इसी को मैं काट देता हूँ 2 से, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इसको मैं और काट देता हूँ, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। चीज सारी सेम ही है, तीनों चीजें बराबर हैं। 20/8 बोले आप, 10/4 बोले या 5/2 बोले, लॉजिकल बात समझना है इसके अंदर। पर मैं 8 से भाग करता हूँ तो ये शेषफल 4 बच रहा है, 4 से भाग करता हूँ 2 बच रहा है, 5 से भाग करता हूँ तो भी 1 बच रहा है। यानी आपने देखा कि आपने जिस चीज से काटा उतना ही रिमाइंडर से कट गया। यानी यहाँ पर आपने 2 से काटा तो रिमाइंडर भी 2 से भाग हो गया। यहाँ पर अगर आपने 4 से काटा, यहाँ से यहाँ, तो रिमाइंडर भी 4 से डिवाइड हो गया, यानी +1 बचा रिमाइंडर। तो यानी जिस भी चीज से आप काटेंगे रिमाइंडर भी उतने से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर 2 की पावर 99/10। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, इसे 2 से डिवाइड किया, तो जब मेरा आंसर आएगा उसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, तब एग्जैक्ट रिमाइंडर आएगा। यानी आपने देखा कि ये चीज थी, अगर इसको आपने बना तो ली इतनी, पर रिमाइंडर तो उसने इसमें पूछा है ना। अब उसने इसमें पूछा था तो 4 था, पर आपने काट के 5/2 कर लिया, 4 से काट के, तो जो आंसर आएगा उसे 4 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 को 4 से गुणा किया तब आपका आंसर 4 आया। सेम चीज ही यहाँ पर ध्यान रखिए हमने, कि सबसे पहले मैंने 2 से काटा, अब जिस चीज से मैंने भाग किया है तो फाइनल आंसर जब आएगा उसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ 4 से भाग किया था तो ये आ गया, तो रिमाइंडर तो ये आया यहाँ पर ये एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं, एग्जैक्ट रिमाइंडर तो 4 था। तो 4 कैसे आएगा, जिस चीज से भाग किया उसी चीज से आपको गुणा करना पड़ेगा। इसी को मैं लिखता हूँ, अगर ये बचा आपका 2 की पावर 98/5, इसे मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 49, क्योंकि 4 के साथ शेषफल बचेगा -1 और -1 की पावर 49 हो जाएगा, तो आपका ये -1 रिमाइंडर बचेगा। और -1 रिमाइंडर का मतलब है 5 - 1, जो कि 4 हो गया। और 4 आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो भाग करने के बाद आया है। एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, +4 × 2 होगा, जो कि +8 हो जाएगा। तो +8 रिमाइंडर आपका आंसर होगा इसके अंदर। एक बार दोबारा से समझिए चीजों को। देखिए, जिस भी चीज से आपने काटा है
आखिर में जो भी आंसर आएगा उसी चीज से आपको गुणा करना होगा। यहाँ पर आपने देखा, आपने 4 से काटा तो ये आ गया, तो आंसर ये आया, तो इसे आपको वापस आंसर लाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ा। आपने यहाँ भी देखा, आपने 2 से काटा तो शेषफल कितना आया, 4। पर ये तो इसका है, इसका थोड़ी है, इसका लाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर आपका +8 आ जाएगा। इसी के अंदर आप एक चीज और देख सकते हैं। अगर मैं एक बात करता हूं, 2⁻99/10 और रिमाइंडर आपको निकालना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था यूनिट डिजिट का। देखिए, कभी भी किसी संख्या को अगर 10 से भाग करते हैं और शेषफल आपको निकालना है, तो इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो इसके आप यूनिट डिजिट भी निकाल सकते थे, वो भी आंसर हो जाता है। यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 से भाग करेंगे, 24 चौक 96, बचा 3, 2⁻3 यानी 8 आपका आंसर हो जाता। तो 10 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो क्या होता है, उसका इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक आपने कैलकुलेट किया कैसे, जैसे आपने पहले किया था, वो 8 आ गया, और ये भी आपका 8 ही है। तो देखिए, आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, ये देखते हैं दोनों क्वेश्चन, ये भी रिमाइंडर थ्योरम पे है। देखिए, मेन बात ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना, जैसे यूनिट डिजिट पढ़ा, नंबर ऑफ जीरो पढ़ा, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा, उसी के अंदर हम एक ही चीज के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने एक बारी में लिख ली है, ठीक है। अब देखते हैं 123वां क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। अगर बात करी जाए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 2, तो ये तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब 4 फैक्टोरियल 8 से डिवाइड हो रहा है, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 100 भी होगा, यानी ये सारे फैक्टोरियल आपके 8 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी आपको केवल चेक करना है 1 से लेके 3 फैक्टोरियल तक। 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। इसे 8 से भाग करेंगे, 9/8, शेषफल आपका 1 बच जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में ऐसा है अजीब सा, पर सिंपल ही है अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो। क्योंकि 4 फैक्टोरियल और उसके ऊपर की सारी टर्म आपकी 8 से भाग हो जाएंगी, इसलिए जो आपका शेषफल जो बचेगा वो केवल इसी से बचेगा। सेम चीज आप अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं। 124वां क्वेश्चन में जो देख रहा हूँ, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर आपने देखा 8 पहली बार कहाँ मिलेगा, 4 फैक्टोरियल में मिलेगा। 12 आपको पहली बार कहाँ मिलेगा, 12 भी आपको 4 फैक्टोरियल में मिलेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में 12 नहीं आता है। तो यानी 4 फैक्टोरियल और उसके ऊपर की टर्म जो है, ये सारी आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी, बचेगी क्या, केवल ये। यानी सेम चीज बचेगी जो यहाँ पर है। यहाँ पर आपने 9 को भाग किया था 8 से, यहाँ 9 बचा, 12 से तो भाग नहीं हो सकता, तो 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, लॉजिकली आपको पकड़ने हैं बस। 8 जो है पहली बार कहाँ आएगा, 8 पहली बार आएगा 4 फैक्टोरियल में, 12 भी पहली बार 4 फैक्टोरियल में आएगा। तो एक बार अगर 8 या 12 आ गया, वो आगे सभी नंबर में आएंगे। तो केवल 3 फैक्टोरियल तक चेक करना
है आपको कि 8 और 12 से भाग करके क्या बचेगा। देखिए इसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं 17 से मेरे को भाग करना है, 17 एकम 17, 17 3 51, बचा 8। देखिए यहाँ 8 शेषफल बच रहा है और ये जो संख्या है ये इससे 6 कम है। अगर 6 कम है तो शेषफल भी 6 कम बचेगा, यानी 2 बच जाएगा। 17 चौक 68 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 को अगर आप 17 से भाग करेंगे एक शेषफल बचेगा, तो 8 इंटू 1 इंटू -1 यानी -8। तो -8 का मतलब है 17 - 8 जो कि 9 हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई 17 से भाग के आपने 8 शेषफल बचा। अब इसे दोबारा से भाग नहीं करना। ये देखिए ये वाली संख्या इससे 6 कम है, 6 कम है तो शेषफल भी 6 कम हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट ही 2 लिख दिया। इसी चीज का एप्लीकेशन यहाँ फर्क पड़ेगा। आपने 7 से भाग किया तो ये आपका एक शेषफल बच गया। जब यहाँ एक शेषफल बचा, ये नंबर इससे एक बड़ा है तो एक ज्यादा बचेगा शेषफल। ये नंबर इससे 2 बड़ा है तो यानी ज्यादा बचेगा 2, यानी 4 का क्यूब। 7 से अगर 4 का क्यूब भाग करेंगे एक शेषफल बचेगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था आपको। पर देखिए अगर आप बार बार 7 से भाग करते रहेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। लॉजिकली बात समझिए, 7 से भाग किया 1 बचा, यहाँ पर 1 बच रहा है, ये नंबर 1 ज्यादा है तो यहाँ 2 बचाएगा। ये नंबर इससे 2 ज्यादा है, यहाँ पर 4 बच जाएगा और इसका क्यूब है तो 4 का क्यूब 64। 64 को 7 से भाग किया 1 बचा, 1 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका आंसर 2 आ गया, यानी 2 रिमाइंडर हो गया आपका। इसी तरीके से इसमें देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया था, या तो इसका कोई डायरेक्ट ही नंबर मल्टीपल का +1 या -1। अगर आप देखते हैं 29 के टेबल में 12 के पावर में आसपास 145, इसे हम लिख सकते हैं इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 29। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 के टेबल में मैंने देखा 145 जो है और 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है। तो यानी 12 की भी पावर देखी कितनी, यानी 2 बारी में 144 आ रही है, और 29 की भी आपने देखी 145, यानी 5 गुना। तो आपने देखा इसे आप लिख सकते हैं 145 - 1, 37 इंटू 12। इतना लिखना नहीं है, बस समझना है एक बार। ये 29 से भाग हो जाएगा, 5 गुना बचेगा -1, तो -12 यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका। और -12 अगर शेषफल बच रहा है तो आपको पता है 29 में से 12 घटाएंगे 17 आंसर आ जाएगा, यानी 17 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक ये चीज आपने यहाँ देखनी है। 67 है, 8 अट्ठे 64 होता है, 64 + 3 डिवाइड बाय 8। 64 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 की पावर 14। और 3 आपने इसलिए ले लिया क्योंकि 3 की जो पावर है वो 8 से 1 बड़ी हो जाती है, जैसे 9। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 7/8। तो इसका रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर हो जाएगा इसके अंदर। यानी सेम इस टाइप का ही है जैसा ये था। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार डायरेक्ट ही दिखेगा, छोटे नंबर के साथ बड़े नंबर में भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अब 342 है, 7 की पावर में 3 में 7 की पावर 3 343 होता है। अगर मैं
से लिखता हूँ 7 की पावर 3 इंटू 28 बटा 342। तो ये हो गया 342 प्लस 1, 342। तो बच्चा क्या 1, तो 1 आपका शेषफल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ 2401, 343 को 7 से गुणा करेंगे 2401 आता है, 7 की पावर 4। इसे मैं लिख सकता हूँ 2400 प्लस 1 इंटू 343। यहाँ शेषफल कितना बचेगा 1, तो 343 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इसे नोट करिए पहले सभी को, फिर बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर, 131। आइए अब ये देखते हैं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखा कि भाई नंबर का कोई मल्टीपल नीचे वाले का और ऊपर वाले की कोई पावर, इसमें +1 -1 +2 -2 +3 -3 इस हिसाब से अंतर होना चाहिए। और ये चीज आपकी क्लिक करने वाली है। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस करी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्लिक करेगा कि भाई इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा वैरायटी नहीं है, और रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में आता भी बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस में आता है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं इसे देखता हूँ, इसे अगर मैं 34 से भाग करता हूँ तो 5 शेषफल, इधर देखेंगे 7 शेषफल, क्योंकि 2 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, यानी 10 शेषफल। ये -11, 34 दूनी 68 होता है, 68 से 11 कम है। इसे अगर देखेंगे 34 से अगर आप काटते हैं तो देखिए 27 आ जाएगा, 27 शेषफल बचेगा, 27 का मतलब हो गया -7। ठीक है, 34 पंजे 170 होता है, 170 का बचा 27, 27 का मतलब हो गया -7। अगर मैं देखता हूँ इसे लिख सकते हैं 35 इंटू 10 इंटू 77। अगर आप 34 से भाग करेंगे, देखिए ये एक शेषफल बचेगा, ये 10 और ये 9, तो 90/34 यानी 22 शेषफल आ जाएगा, 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी इस चीज को आप दिमाग से सोच के करना है, लॉजिकली करना है। ठीक है, जितने भी
वैरायटी हमने देखी है, सारी वैरायटीज में आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। जो ज्यादा करीब होगा उसी के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा आपने, मैंने -11 लिया। अब 34 से कम 34 बचा कितना, 23, प्लस 23 लिखूंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने देखा क्या पता कम वाली ज्यादा हो, कम वाली ज्यादा करीब हो, तो -11 मैंने ले लिया, जिसमें कैलकुलेशन इजी बढ़ेगी। यहाँ पर आपने देखा 27 शेषफल बचा, मैंने 27 नहीं लिखा, मैंने लिखा 27 को 34 से भाग करूंगा तो -7, तो मैंने -7 लिख लिया। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा है, तो देखिए पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज जो देखी वो सारी रिमाइंडर थ्योरम की थी, और इससे पहले भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला, तो ये भी नंबर सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी आप आगे नोट कर सकते हैं।